बच्चों, आज हम कक्षा 6 का पाठ 8 अध्ययन करेंगे शरीर में गति। आइए हम इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती हैं। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके सारणी A8.1 भरते हुए देखते हैं कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारी सारणी 8.1, जिसमें हम लिखेंगे कि गाय जो है वो पैर का प्रयोग करती है गमन में और चलती है। मनुष्य के बारे में लिखेंगे। सांप के बारे में किताब में हमें दे रखा है, संपूर्ण शरीर जो है वो गमन करता है और सांप कैसे चलता है, रेंग कर। पक्षी, कीट और मछली के बारे में भी हम लिखेंगे। बूझो कहता है पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वह जानता है पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं? चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? तो अब हम मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ पढ़ेंगे। बच्चों, जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यान पूर्वक देखें। क्या आपके विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किसी प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छूइए। अपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षणों को सारणी 8.2 में नोट कीजिए। देखिए सारणी 8.2, हमारे शरीर में गतियाँ। हमारे शरीर का कौन सा भाग पूर्णतः घूमता है, अंशतः मुड़ता है, झुकता है, उठता है या बिल्कुल गति नहीं करता? तो हमारे शरीर के भाग दिए गए हैं: गर्दन, कलाई, उंगलियां, घुटने, एड़ी, पादांगुली, पीठ, सिर, कोहनी और भुजा। और हमने इनके बारे में लिखना है। क्या कारण है हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं? हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? क्रियाकलाप 1। एक पैमाने को हम अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए, जिससे आपको कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहें। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? देखिए चित्र 8.1 में एक बच्चा खड़ा है, उसने अपने हाथ के नीचे पैमाना बांधा हुआ है। तो क्या यह अपनी भुजा को अब मोड़ पाएगा? प्यारे बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया है कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों? उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा, गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी प्रकार की भी गति करना संभव होता?
वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली एवं पाद उंगलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहाँ ये अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ होती हैं। आइए हम उनमें से कुछ के बारे में जानें। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कंदुकखलिका संधि। कंदुकखलिका संधि को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। कागज की एक पट्टी को एक बेलन के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि चित्र 8.2 में दिखाया गया है। ये देखिए, चित्र ये 8.2 है, इसमें दिखाया गया है कंदुकखलिका संधि बनाना। आप जो हैं वो कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? आप कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका हिस्सा है, और कटोरी जो है वो कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि को कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ होता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। देखिए, चित्र 8.3 में दिखाई गई है कंदुकखलिका संधि। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। तो अब हम बच्चों पढ़ेंगे दुराग्र संधि के बारे में। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि दुराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है? इसमें कंदुकखलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। ये देखिए, चित्र 8.4 में दुराग्र संधि दिखाई गई है। दुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। इसको देखने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन सिलेंडर बनाइए, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में एक छेद करके छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लीजिए, उसको इस प्रकार मोड़िए कि वह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन की सरलता से दूसरे बेलन को घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुकखलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में इसी प्रकार की गति देखी थी। चित्र 8.5 में जो हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज जो है वह एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज या कब्जा संधि होती है, जिसमें केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है, जैसे कि चित्र 8.6 में दिखाया गया है। इसमें घुटने की हिंज संधि दिखाई गई है चित्र 8.6 में। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? अब देखिए, एक और है संधि, एक और प्रकार की संधि है, उसका नाम है अचल संधि। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियाँ इन संधियों से भिन्न हैं। इसकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं।
अब अपनी ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के जो मध्य अस्थि संधि है वो कौन सी संधि है? अचल संधि। हमने केवल कुछ संधियों को ही चर्चा की है जो हमारे अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृतियाँ कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे का निर्माण करती हैं। इसी ढांचे को क्या कहते हैं? कंकाल। तो बच्चों, बाकी का अध्याय हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।